अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम डी रैम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 8 टाइप्स हैं डी रैम की, इनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रैम की टाइप्स को डिस्कस किया था। पहली टाइप हमारे पास स्टैटिक रैम थी, जो कि स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर हम उसका इस्तेमाल करते थे। उसका जो एक्सेस टाइम था वो फास्ट था। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डी रैम को डिस्कस किया था। डी रैम जो है हमारे पास मोस्टली जो लैपटॉप्स हैं, हमारे पास पर्सनल सिस्टम है, डेस्कटॉप सिस्टम है, उसके अंदर हम डी रैम का यूज़ करते हैं, वोलेटाइल मेमोरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डी रैम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसकी 8 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसके अंदर टाइप आती है वो हमारे पास है एफपीएम, जिसको फास्ट पेज मोड डी रैम कहते होते हैं। इनिशियली इसको 1990 के अंदर इन्वेंट किया गया था। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर कैपेसिटी है, क्लॉक रेट है, पिन्स हैं और उसके मॉडल हैं। तो इसको 1990 के अंदर इसको इनिशियली स्टार्ट किया गया, इसके ऊपर वर्किंग हुई और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 80286 मॉडल के अंदर। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि रैम की कैपेसिटी जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 जीबी तक है हमारे पास, और जो इनिशियल कैपेसिटी थी वो हमारे पास 256 एमबी थी। तो 1990 के अंदर जब इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया तो तब इसकी कैपेसिटी जो थी वो 4 एमबी से लेकर 128 एमबी तक थी, और इसका जो क्लॉक रेट था वो 25 मेगाहर्ट्ज़ था। क्लॉक रेट बेसिकली क्या है, आपके पास एक प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक साइकिल है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप उसको जब किसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो बेसिकली ये क्लॉक रेट है, उसकी स्पीड है कि इस रैम के अंदर आप किसी भी प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट करते थे तो उसका क्लॉक रेट कितना था। तो इसके जब हम आर्किटेक्चर को डिस्कस करें तो इसके अंदर 30 पिन्स यूज़ होती थी, और इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया गया 80286 मॉडल के अंदर। आजकल आपके पास जितने भी लैपटॉप हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे पास आई की सीरीज़ है, आई3 है, जैसे आई5 है, आई7 है, आई9 है। उससे पहले आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास पेंटियम चला करते थे, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। तो इस तरह की सीरीज़ जो है वो हमारे पास मौजूद होती थी। तो मोस्टली जो पेंटियम 4 था वो हमारे पास हम कहते थे सब हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो हमारे पास सिस्टम हुआ करते थे। तो उससे पहले इनिशियली जो है डिफरेंट हमारे पास सिस्टम यूज़ होते थे विद मॉडल, जैसे यहाँ पे हमारे पास 80286 है। तो इनिशियली जो रैम थी उसका जो मॉडल था वो हमारे पास एफपीएम था, जो कि 1990 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। डेफ़िनेटली जब भी किसी चीज़ को हम एनहांस करते हैं या उसके अंदर कोई एडवांसमेंट की जाती है, उसके अंदर एनहांसमेंट की जाती है, तो डेफ़िनेटली हमारे पास उसकी कोई बेस मौजूद होती है, हम उस बेस के ऊपर जो है उसको एनहांस करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं आजकल आपके पास जो है वो हर मंथ डिफरेंट जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, एक ही कंपनी है बट वो हर मंथ जो है, हर 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद न्यू मॉडल जो हैं वो मार्केट के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली जो उनके पास ऑलरेडी मॉडल्स काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन करते हैं, उसके अंदर एनहांसमेंट करते हैं, पावर उसके अंदर बढ़ा देते हैं। जैसे कैमरा है उसकी जो है उसके अंदर पिक्सेल्स, नंबर ऑफ पिक्सेल्स बढ़ा दिए, प्रोसेसर को बढ़ा दिया, मेमोरी को उसके अंदर जो है न्यू फीचर्स जो है उसके अंदर ऐड कर दिए, तो नया मॉडल जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लेकिन इनिशियली ये होता है कि पहले मॉडल जो हैं वो एक्ज़िस्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को मोस्टली जो है वो एनहांस कर दिया जाता है। तो इनिशियली 1990 के अंदर में जो है वो रैम को एफपीएम रैम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसको जो कैपेसिटी थी तब अगर आज के मुकाबले में हम इसका कंपैरिज़न करें, तब इसकी कैपेसिटी जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन तब क्योंकि इनिशियली इसको लॉन्च किया गया तो तब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 4 एमबी से लेकर 128 एमबी की कैपेसिटी जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी अगर हम 1990 के हिसाब से देखें। तो आजकल हमारे पास जो रैम है उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो डी रैम का जो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया वो हमारे पास ईडीओ था, एक्सटेंडेड डाटा आउट डी रैम कहलाती थी। इसकी जो परफॉर्मेंस थी, इसकी जो एफिशिएंसी थी, इसकी जो स्पीड थी, एज़ कम्पेयर टू एफपी रैम 5% ज़्यादा थी। जो परफॉर्मेंस जो है वो आपके पास एफपीएम डी रैम की थी, उससे ईडीओ की परफॉर्मेंस जो थी वो 5% जो थी फास्टर थी। इसको 1994 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी जो है 1 एमबी से लेकर 512 एमबी तक थी। मतलब इसकी कैपेसिटी जो है पहले जो हमारे पास एफपीएम रैम थी उसकी कैपेसिटी 128 एमबी तक की थी। तो हमारे पास ईडीओ रैम जो थी तो इसके अंदर जो है वो मेमोरी को इन्हांस किया गया, इसकी कैपेसिटी को इन्हांस किया गया, 512 जो है इसकी कैपेसिटी थी। तो डेफ़िनेटली जब आपके पास रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस भी ज़्यादा जो है उसके अंदर एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होती है। आप नंबर ऑफ़ प्रोग्राम जो हैं वहाँ पे फ़ास्ट वे के साथ जो है वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हैं। तो आपके पास जैसे कैपेसिटी बढ़ी तो इसका क्लॉक रेट जो है वो भी इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ। 40 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो इसके अंदर इसका क्लॉक रेट था और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पिन्स यूज़ की गई वो 72 थी। तो इसको जिन मॉडल्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया वो 80386 थे और 80486 मॉडल के अंदर जो है इसको यूज़ किया गया। और ये जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो एज़ कम्पेयर टू एफपीएम रैम जो है वो 5% थी। कैपेसिटी जो है उसके मुकाबले में डबल होगी इसकी, और इसकी जो परफॉर्मेंस थी, क्लॉक रेट था, वो भी जो है इस रैम के अंदर 40 मेगाहर्ट्ज़ तक चला गया। तो इसके बाद जिस रैम को इंट्रोड्यूस करवाया गया वो एसडीआर रैम थी, जिसको हम सिंगल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसको 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। आप इसकी कैपेसिटी को देख सकते हैं। पहले जो हमारे पास रैम है उसकी कैपेसिटी जो है वो 512 थी, ठीक है, 512 एमबी थी। तो इसकी कैपेसिटी आप देखें 1 जीबी तक चली गई है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब कैपेसिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे रैम की, तो मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि इसकी जो कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ उसको जो है उसकी बिगिनिंग हुई कि हमारे पास जैसे यहाँ पे 256 थी, फिर 512 हुई, फिर 1 जीबी हुई, फिर 2 जीबी, फिर 4 जीबी, फिर 8 जीबी। तो इसकी कैपेसिटी जो थी वो 1 जीबी थी। इसका क्लॉक रेट जो है अगर आप कंपेयर करें ईडीओ रैम के साथ, तो उसका जो क्लॉक रेट था वो 40 मेगाहर्ट्ज़ था। तो इसका क्लॉक रेट जो देखें 133 मेगाहर्ट्ज़ है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है इसका क्लॉक रेट जो है इनहांस हुआ है। और जो इसकी कैपेसिटी थी वो डबल हुई, 512 एमबी से 1 जीबी तक जो है इसकी कैपेसिटी गई, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ पिन्स जो यूज़ की गई वो 168 पिन्स थी। और जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि हमारे पास पहले पेंटियम 2 यूज़ होते थे, पेंटियम 3 यूज़ होते थे, पेंटियम 4 यूज़ होते थे। तो जो एचडीआर रैम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो यूज़ किया गया वो हमारे पास पी2 के अंदर, पी3 के अंदर और पी4 के अंदर जो है एचडीआर रैम को जो है वो यूज़ किया गया। इसकी जो कैपेसिटी थी क्योंकि बढ़ गई थी, इसलिए नंबर ऑफ़ जो हमारे पास क्लॉक रेट है वो भी इन्हांस हो गया। तो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो हैं उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे बढ़ गई। तो इसके बाद जिस रैम को इंट्रोड्यूस करवाया गया वो आरडी रैम थी, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई, बहुत सक्सेसफुल रैम थी, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी, इसकी स्पीड जो थी वो एसडीआर रैम से बहुत बेहतर थी। और क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि जो पी4 उस टाइम सिस्टम हुआ करते थे, कुछ अर्सा पहले वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम जो है वो कंसिडर किए जाते थे। तो इस रैम का यूज़ जो है वो पी4 के अंदर किया गया। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 1999 के अंदर। इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1 जीबी ही थी, बट इसका अगर क्लॉक रेट आप देखें तो इसका क्लॉक रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू एचडीआर रैम जो है वो बहुत ज़्यादा है। 400 मेगाहर्ट्ज़ इसका क्लॉक रेट था, और इसके अंदर जो पिन यूज़ की गई 184 थी, और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया फॉर पी4 आपके पास जो डेस्कटॉप सिस्टम होते थे। तो कैपेसिटी इसकी 1 जीबी रही, पर इसका जो क्लॉक रेट था, जो प्रीवियस हमारे पास एसडीआर थी उसका 133 था मेगाहर्ट्ज़, तो इसका जो क्लॉक रेट था वो 400 मेगाहर्ट्ज़, बहुत ज़्यादा जो है इसका क्लॉक रेट है। तो आरडीए रैम जो है रम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत सक्सेसफुल मेमोरीज में से एक है, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 99 के अंदर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रैम इंट्रोड्यूस हुई वो हमारे पास थी डीडीआर रैम, जिसका आजकल भी आप लोग नाम सुनते हैं। मोस्टली आजकल जितने भी लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं या आजकल जितने भी सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, तो आपको ये नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, डीडीआर रैम, डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डीडीआर, इसको डीडीआर रैम भी कहते हैं, इसको डीडीआर वन रैम भी कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 2000 के अंदर। तो इसकी एफिशिएंसी जो थी वो एज़ कम्पेयर टू एचडीआर रैम के बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी इसकी जो परफॉर्मेंस थी। और इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट जो हमारे पास एचडीआर रैम थी उससे डबल है। उसकी जो कैपेसिटी थी वो 1 जीबी तक थी, इसकी जो कैपेसिटी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीबी तक है, और इसका क्लॉक रेट जो है वो 266 मेगाहर्ट्ज़ है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पिन्स यूज़ की गई वो 184 थी, और इसको यूज़ किया गया पी4 सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद DDR2 को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। DDR2 जो है वो 2003 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, और ये मॉडरेट फॉर्म थी DDR की, मतलब मॉडिफाई किया गया। हमारे पास जो DDR थी रैम की उसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड फॉर्म थी DDR1 की।
बट इसकी जो एफिशिएंसी थी, इसकी स्पीड थी एज़ कम्पेयर टू DDR1 या हम सिंपली इसको DDR रैम कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो मॉडिफाइड फॉर्म थी, इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 जीबी ही रही, 32 एमबी से प्रीवियस जो थी 4 एमबी से जो है वो 2 जीबी तक थी। इसकी कैपेसिटी जो है वो 32 एमबी से 2 जीबी तक की मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ DDR1 है और इसका जो क्लॉक रेट था वो 533 मेगाहर्ट्ज़ था। तो इसका क्लॉक रेट जो था वो बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो DDR1 है और इसको यूज़ किया गया इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पिन्स थी वो 240 थी और इसको यूज़ किया गया P4 के अंदर और PDs के अंदर और हमारे पास जो डुअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर जो है जैसे हम कहते हैं हमारे पास डुअल कोर है, 2 प्रोसेसर हैं, क्वाड कोर है, 4 प्रोसेसर जो सिस्टम में यूज़ होते हैं, ऑक्टा कोर है 8 प्रोसेसर, जैसे हेक्सा कोर है, आजकल हम जिसका नाम सुनते हैं हमारे पास 16 प्रोसेसर। तो इसको जो यूज़ किया गया वो P4 के अंदर, PD सिस्टम के अंदर और जो हमारे पास जितने भी डुअल कोर थे और कोर टू डू थे और क्वाड कोर थे, उसके अंदर जो है वो DDR2 को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसकी जो कैपेसिटी थी वो 2 जीबी तक की थी। उसके बाद जिस रैम को इंट्रोड्यूस करवाया गया वो हमारे पास DDR3 थी, जिसको DDR3 के अंदर जिसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो 2007 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। आप इसकी कैपेसिटी को देख सकते हैं 512 एमबी से लेकर 4 जीबी तक है। ऑलमोस्ट इसकी जो कैपेसिटी है वो डबल हुई है और इसका क्लॉक रेट आप देखें तो 800 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो इसका क्लॉक रेट था। इसकी स्पीड जो थी वो DDR2 के मुकाबले में बहुत अच्छी थी क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो कैपेसिटी है, स्पेस कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट इसके अंदर डबल हुई है और इसका जो क्लॉक रेट है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो डबल हुआ है। 240 पिन्स इसके अंदर यूज़ हुई, जो हमारे पास i1, i3, i5 है, i7 जितने भी हमारे पास लैपटॉप्स हैं, मोस्टली आजकल तो आपको सिस्टम भी मिलते हैं आई सीरीज़ के अंदर जो है, तो DDR3 रैम को जो है वो जो है वो इन सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया गया। इसकी कैपेसिटी जो है 512 एमबी से लेकर 4 जीबी तक और क्लॉक रेट जो था इसका 800 मेगाहर्ट्ज़ था। उसके बाद हमारे पास DDR4 रैम आजकल यूज़ DDR2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, DDR4 भी हो रही है। तो डिपेंड करता होता है आप सिस्टम के अंदर जो है वो किसको सेट करवाते हैं। यूज़र्स आजकल जब जाते हैं परचेज़ करने के लिए कोई लैपटॉप है या सिस्टम है, तो मोस्टली जो है वो उसके अंदर जितने प्रोसेसर है या उसके अंदर जो रैम है, उसके अंदर जैसे हार्ड है वो मोस्टली जो है यूज़र जो कस्टमर है वो खुद उसके अंदर सेट करवाता है। तो DDR4 जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 2012 के अंदर और इसकी कैपेसिटी आप देखें 512 से लेकर 8 जीबी तक। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कैपेसिटी को डिस्कस कर रहे थे 256 से 8 जीबी तक। मैक्सिमम जो है वो आपके पास जो रैम की कैपेसिटी है वो DDR4 के अंदर यूज़ हो रही है जो कि आपके पास 8 जीबी है और क्लॉक रेट आप देखें तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ इसका क्लॉक रेट है। ऑलमोस्ट इसकी परफॉर्मेंस जो है वो DDR4 के मुकाबले में डबल है। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी आप देखें, उसकी जो DDR3 था हमारे पास, उसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी थी वो 4 जीबी थी। आप देखें इसके अंदर जो DDR4 है हमारे पास, इसकी कैपेसिटी जो है वो 8 जीबी है। जो क्लॉक रेट आपके पास DDR3 के अंदर था वो 800 मेगाहर्ट्ज़ था और DDR4 के अंदर जो आपके पास क्लॉक रेट है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ है और इसको हम i7, i9 के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सक्सेसफुल हमारे पास ये रैम है, मोस्टली जो है हमारे पास लैपटॉप सिस्टम है उसके अंदर जो है DDR3, DDR4 जो है आजकल यूज़ हो रही हैं। इनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है और इसका क्लॉक रेट जो है एज़ यूजुअल जो है हमारे पास यहाँ पे डबल है। तो ये हमारे पास थी टाइप्स जो हमारे पास डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जैसा मैंने आपको हम पहली-पहली जब DRAM की टाइप बता रहा था, तो मैंने कहा कि जब इनिशियली स्टार्ट लिया गया तो उसी को मॉडिफ़ाइड किया जाता रहा, उसी की मॉडरेट फ़ॉर्म जो हैं वो नेक्स्ट जितनी भी हमारे पास DRAM की टाइप्स आई वो उन्हीं की प्रीवियस की ही मॉडरेट फ़ॉर्म्स थी। तो आजकल हमारे पास DDR3 जैसे मैंने बताया DDR4 जो है वो मोस्टली हमारे पास यहाँ पे काम कर रही हैं। तो लेकिन स्टिल जो है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, कंपनीज़ हैं, पीपल हैं, स्टिल इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, स्टिल इसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने की कोशिश की जा रही है, स्टिल इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, स्टिल इसके क्लॉक रेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बेहतर, फ़ास्ट से फ़ास्ट रिज़ल्ट लेने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो इस पर्पज़ के लिए जो हमारे पास फ्यूचर रैम है, उसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं 2 रैम है, आर रैम है और ज़ेड रैम है और रजिस्टिव रैम है और ज़ेड रैम, ज़ीरो कैपेसिटर रैम है।
तो कोशिश यही है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं कि जो हमारे पास रैम है, मेमोरी चिप है, उसको मज़ीद स्मॉलर किया जाए और स्मॉलर किया जाए और फास्टर किया जाए, उसकी कैपेसिटी को एनहांस किया जाए, उसको मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए। तो क्योंकि हमारे पास जो रैम है डेफ़िनेटली उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल रेस है। तो 2 जो हैं हमारे पास आर रैम और जेड रैम जो है वो हमारे पास रैम के फीचर हैं। तो आपके पास रैम की परफ़ॉर्मेंस जो है वो इससे मज़ीद बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी जो है वो मज़ीद उसके अंदर एनहांस हो जाएगी और उसका जो क्लॉक रेट है डेफ़िनेटली वो भी इसके अंदर इंक्रीज़ होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने डीरैम की टाइप्स को इसके अंदर डिस्कस किया। हमारे पास 8 टाइप्स थी और हमने उसके बाद इन द एंड जो है वो रैम के फ्यूचर को भी डिस्कस किया। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई।